हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, ये मेरे टेंथ क्लास की होम साइंस है, जिसमें मैंने आज लिया है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। ये हमारे एलटी ग्रेड का इस समय वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी की वैकेंसी जल्द ही आ जाएगी। तो अगर मेरे एलटी ग्रेड या टीजीटी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये पूरा बेनिफिट देने वाला है। अगर पेपर आप व्यू के देखा जाए तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, चूँकि ये हैजा यानी अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं। तो इस पार्ट से रिलेटिव एक दो क्वेश्चन आपका, चाहे नेट हो चाहे आपका टीजीटी हो एलटी हो, तो सब में ये पूछ लिया जाता है। तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। प्लस ये मेरे होम साइंस का 10th क्लास के बच्चों का सिलेबस है, तो उनके लिए तो ये पूरा ही बेनिफिट है। चूँकि बोर्ड के पेपर में इससे रिलेटिव एक ना एक क्वेश्चन में, यानी कि आपके अशुद्ध जल से फैलने वाले जो रोग हैं, ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, चाहे आपके शॉर्ट हो या लॉन्ग, दोनों में से कोई ना कहीं आपको इससे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आज मैं ये बीए जो है आपका चैप्टर 8 का, देखिए आप लोग 10th वाले बच्चे हमारे, आप लोग को पता है कि कोरोना काल में 30% आपके चैप्टर को कट कर दिया गया है। तो 30% में से जो चैप्टर आपके नहीं है मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन जो चैप्टर आपके लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं तो मैं वो आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। तो ये आपका अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं, और ये इस समय कोरोना काल भी है। तो इस समय संक्रामक रोग की जो है देखा जाए तो एक चैन भी चल रही है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से भी आपके एग्जाम ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध जल से देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अधिकांश से हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे जितने भी आपके क्या होते हैं संक्रामक रोग होते हैं, किसी न किसी जीवाणु द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं? किसी न किसी जीवाणु द्वारा ये आपके रोग फैलते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि रोगाणु द्वारा आपके जो रोग फैल रहे हैं, तो ये इसमें देखिए क्या होता है, जो रोगाणु होते हैं ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। ठीक, उत्पन्न होते हैं, विभिन्न माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। क्या होते हैं, कुछ कीटाणु हमारे वायु में तैरते रहते हैं। ठीक है, जब वायु में तैरते रहते हैं तो हम श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू जो चलता रहता है, हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन के माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और क्या करते हैं, अपने रोगाणु की संख्या उसमें शरीर में बढ़ाने लगते हैं। उसके बाद है आपका, देखिए कुछ रोगाणु जो होते हैं ये आपके जल में भी होते हैं। ठीक, जल और भोजन में होते हैं। तो आपके जो दूषित जल और भोजन होता है, जब आप उसको ग्रहण करते हैं तब भी वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद क्या होता है, वो अपने रोगाणु के जो जीवाणु होते हैं उसकी क्या करते हैं, संख्या बढ़ाने लगते हैं। देखिए आप लोगों ने एक शब्द और सुना है, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे शरीर की। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब रोग के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे शरीर की जो रोग, हमारे शरीर की जो क्या कहते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपकी, रोग क्षमता, ठीक, ये भी एक क्वेश्चन, ये एक समझ जाइए क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है। तो ये वो होता है जो हमारे शरीर में WBC होते हैं। ठीक है, वो होता है जब रोग के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो पहले आपकी रोग WBC यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उस दोनों में WBC में और वो रोग के रोगाणु में क्या होता है, एक युद्ध चलता है। ठीक है, युद्ध होता है। अब उस युद्ध में जो जीत जाता है वही शरीर में रहता है। कहने का मतलब है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो क्या होता है, आपका WBC मर जाता है और रोग के रोगाणु जीत जाते हैं, तो आपको वो रोग
आपके शरीर में फैला देते हैं। लेकिन अगर आपका WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक स्ट्रॉन्ग है तो वो रोग के रोगाणु को मार देते हैं। तो ये युद्ध होता है हमारे शरीर में, ये प्रवेश करते हैं तो पहले इसमें युद्ध होता है, जो जीतता है वही सिकंदर होता है, ठीक है। उसी का उसमें राज चलता है, यानी कि आपके शरीर में उसका राज चलेगा फिर, ठीक। अगर रोगाणु जीतेगा तो उसका राज चलेगा, अगर आपका WBC स्ट्रॉन्ग है तो वो जीतेगा, ठीक है। तो आपको रोग नहीं होगा। तो रोग होते हैं, ठीक। देखिए अब हम लोग देखिए क्या है, इस प्रकार क्या होता है, होने वाले रोग को अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग कहा जाता है। जब हम रोग को क्या जल के अशुद्ध जल पीते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं उनसे संबंधित जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। अब ये रोग आपके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रोग अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो आपका मुख्य रोग टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, अतिसार एक इसमें नहीं है, वो हैजा, ठीक, कॉलरा जिसे बोला जाता है तो हैजा। ये 4 रोग ऐसे होते हैं जो आपके अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाला रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके बहुविकल्पीय में भी पूछ लिया जाता है कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें से एक आपको इन चारों में से किसी एक को इसमें, यानी कि ये चारों नहीं दिए रहते हैं, उसमें इन चारों में से एक कोई ऑप्शन होगा और 4 अलग के ऑप्शन होंगे। तो उसमें से आपको चूज करना होगा कि आपका कौन सा अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है, ठीक है। तो आपका हैजा है, टाइफाइड है और पेचिस, सॉरी पेचिस हो गया और अतिसार। ये 4 रोग ऐसे हैं जो कि आपके अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, अशुद्ध जल भोजन से फैलने वाले रोग होते हैं। चलिए आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पे किसको पढ़ेंगे, हैजा कॉलरा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टाइफाइड को पढ़ेंगे जिसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में पहले हम लोग कॉलरा देखेंगे। देखिए कॉलरा एक क्या है, संक्रामक रोग है, ठीक है, संक्रामक रोग है। अगर इसका उपचार हम लोग शीघ्र नहीं करते हैं तो शरीर में प्रवेश करने के बाद ये रोगाणु 24 घंटे के अंदर अगर हम उसका उपचार नहीं कर देते हैं तो व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर रोग है जो कि अशुद्ध जल से फैलने वाला है। इसके रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करते हैं, अगर उसको 24 घंटे के अंदर उसका उपचार नहीं किया जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आप लोगों ने देखा है कॉलरा में बार बार दस्त होना, ठीक, वोमिटिंग आना, ये सारी प्रोसेस आ जाती है, शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। भीड़ वाले देखिए अभी ये कहाँ कहाँ पे इसकी होने की सबसे ज़्यादा संभावना बनती है, तो यहाँ पे भीड़ वाले स्थानों पे जहाँ स्वच्छता, शुद्ध जल, उचित प्रबंध नहीं, मतलब शुद्ध जल का उचित प्रबंध नहीं होता है, यहाँ पे ये फैल जाते हैं। तीर्थ स्थानों में भी ये रोग बड़ी तेज़ी से फैलते हैं, ठीक है। अनेक बार क्या होता है, युद्ध के क्षेत्र में जो सैनिक होते हैं उनको भी ये रोग हो जाता है, अधिक व्यापक रूप से फैल जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी शुद्ध जल पीने का नहीं होता है, अशुद्ध जल होता है, इस वजह से भी इसका फैलने का काम हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे उद्भव काल का मतलब क्या होता है। उद्भव काल क्या होता है, उद्भव काल यानी कि शरीर में आपके रोग जो रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश किए हैं तो उसके कितने देर बाद आपको क्या कहते हैं, लक्षण दिखाई देंगे। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं कोविड-19, यानी कि आपका इस समय कोरोना है। तो कोरोना को अगर देख लिया जाए तो आपके शरीर में आप अगर किसी संक्रामित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो 14 दिन बाद आपके वो लक्षण आपको दिखाई देते हैं। लेकिन आपके हैजा जो है, इसका रोगाणु जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ घंटों बाद ही, ठीक, कुछ घंटों के उपरांत ही आपको लक्षण दिखाई दे जाते हैं। यानी कि रोग के रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश किए, उस प्रवेश होने के लक्षण उत्पन्न कब होते हैं, उसी को आपको उद्भव काल कहा जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कारण क्या होते हैं, ठीक, किन कारणों से हैजा हो जाता है, अभी ये आपको देखना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ कि विब्रो
कॉलेरा, ठीक, विब्रो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा आपका विब्रो, ठीक है, विब्रो कॉलेरा, ठीक, ये आपका होगा विब्रो कॉलेरा, ठीक। तो ये जीवाणु होता है जिसके द्वारा जो है कॉलेरा रोग होता है या हैजा रोग होता है। तो इसको, इस विब्रो कॉलेरा को बिल्कुल रट लीजिएगा। ये भी आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार बोल्ड में आए हुए हैं। बिल्कुल इससे कभी भी कोई भी ऐसा एग्जाम, ऐसा बोल्ड नहीं है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया हो, ठीक है। तो बिल्कुल इसको रट लीजिएगा। विब्रो कॉलेरा द्वारा जो एक रोगाणु होता है, इसी से हैजा रोग होता है। ये केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, ठीक है। यह रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश अथवा जल के माध्यम से या मक्खियों के द्वारा पहुंचाया जाता है। मक्खियों के द्वारा, अब खाने वाला भोजन यानी कि खुला, हम लोग मार्केट जैसे मेला वगैरह हो गया, तीर्थ स्थल हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, खुले में किनारे सब ऐसे ही खुले में खाना भेजते हैं, बेचते हैं। तो उस पर क्या होता है, मक्खियाँ आके बैठती हैं, तो उनके पैर में ये फंस के जीवाणु भोजन पे चिपके रहते हैं और उनके पैर में रहते हैं, असंख्य जीवाणु होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि भोजन पे बैठ जाते हैं और उसी को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, और जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे पेट में रोगाणु पहुंच जाते हैं, ठीक है। वही लिखा गया है कि यहाँ पे बैठकर असंख्य जीवाणु, ठीक, अपने चिपके हुए पैरों से ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। और ये रोगाणु जो होती है मक्खियों के टांगों से चिपके रहकर काफ़ी समय तक जीवित भी रह जाते हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही है इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कि मक्खियों के पैर में ये चिपकने के बाद काफ़ी देर तक जीवित रहते हैं, और जब ये भोजन पे बैठते हैं तो वहीं पे अपने जीवाणु को छोड़ देते हैं। यही मक्खियाँ जब खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं तो उनमें क्या होता है, जीवाणु छोड़ देते हैं, और मनुष्य जब इस पदार्थ को खाता है या पानी पीता है तो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हैजा हो जाता है। तो अगर हम लोग एक वाहक के रूप में देखें तो मक्खियों का मुख्य कारण होता है, मक्खियाँ एक ऐसी कारण होती हैं जो इसके रोगाणु को फैलाती हैं, यानी विब्रो कॉलेरा को फैलाने में काम करती हैं। यदि दूध में हैजे के जीवाणु पहुंच जाते हैं तो इसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज़ी से फैलती है, ठीक है। अतः दूध को दूषित होने से बचाना चाहिए, हमेशा गर्म उबाल कर ही दूध पीना चाहिए, ठीक है, तुरंत ऐसे ही नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके जीवाणु हैं जो कि बिल्कुल एक लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रोगाणु है जो लहराता हुआ आपको कैसा है, एक लहराता हुआ कुंडलीदार आपका क्या है, जीवाणु है, ठीक है। यानी कि आप इसकी संख्या देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कैसे है, ऐसे लहराते हुए कुंडलीदार, यानी कि ऐसे कहीं पे ऐसे मुड़ा हुआ तो कहीं कैसे। तो ये जो है आप इसको नंग आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ये हैजा के जीवाणु क्या है, विब्रो कॉलेरा है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। फिगर मैंने आपको दिखा दिया है। अब लक्षण देख लीजिए, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसके लक्षण आप लोग देखिए, हैजा से ग्रस्त जो रोगी होते हैं उनके लक्षण जो है 8 से 10 घंटे बाद ही प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण रोगी के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। दूसरा जो है दूसरा जो है, देखिए यहाँ पे वमन लिखना था, ठीक है, वमन होगा, चमन हो गया है। वमन यानी कि उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, इसके साथ साथ पतले चावल के माड़ जैसे दस्त भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मल एवं दस्त होने के कारण, यहाँ पे मल है ये, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। मल तथा दस्त होने के कारण रोगी के शरीर में आवश्यक लवण एवं जल की अत्यधिक कमी हो जाती है, ठीक, मैंने बताया निर्जलीकरण हो जाती है। रोगी को बार बार प्यास लगती है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। आंखें अंदर की ओर धंस जाती है तथा पेट पर झुर्रियाँ आ जाती हैं क्योंकि पेट में कुछ बचता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो है 4 पॉइंट, उसको क्या लक्षण हो जाते हैं। रोगी का रक्तचाप कम हो जाता है, नाड़ी धीमी पड़ जाती है, गुर्दे शिथिल हो जाते हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है, रोग बढ़ने पर मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, ठीक है। ये सारे लक्षण आपके हैजा के हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आपके लक्षण होने के कारण और लक्षण, बचाव के उपचार
और रोग के उपचार, ये सारे पॉइंट आपके पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल एक लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल मैं आपको इजी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, प्लस में कमेंट करके बिल्कुल हमको बताइए कि आपके लिए ये कितना हेल्पफुल रहा। ओके, चलिए। और हाँ, अगर आप लोग हमसे लाइव मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप लोग के लिए सामने बिल्कुल फेस टू फेस लाइव आऊँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बचाव के उपाय, ठीक है। अब हैजा के बचाव के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है कि खाने पीने से सभी वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए, यानी कि खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हों उसको ढक के रखना चाहिए। हैजा से सुरक्षा का टीका लगवा लिया जाए तो इस रोग से सहज ही बचा जा सकता है। सबसे इजी उपाय कि आप हैजे की टीके लगवा लें। ठीक, हैजे से बचाव के लिए मक्खियों से बचना आवश्यक है। मक्खियों से बचाव के उपाय करने चाहिए कि हमारे घर में मक्खियाँ ना आए, साफ सफाई रखनी चाहिए, हमेशा भोजन को पानी को ढक के रखना चाहिए। तो इससे ना ही मक्खियाँ आएंगी ना हमारे पास रोग के रोगाणु पहुँचेंगे। ठीक है, ग्रामीण स्तरों में रोगी के मलमूत्र रोमन आदि को मिट्टी के बर्तन में ढककर जमीन में गाड़ देना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमेशा क्या करना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो खुले में ऐसे ही जैसे हैजा के रोगी हैं तो उनको खुले में ही ऐसे मलमूत्र त्याग करें या उनको उल्टी हो रही है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। उसको मिट्टी के बर्तन में डालकर या गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देना चाहिए ताकि उसमें मक्खियाँ ना बैठें और उसके रोगाणु को ना फैलाएं। ठीक है, इससे रोग के व्यापक संक्रामक को नियंत्रण मिलता है। अगला पॉइंट आपका जो है रोग के फैलने के दिनों में बर्फ, सोडा वाटर या आइसक्रीम आदि का सेवन बिल्कुल नहीं, ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और धूल तथा मक्खियों से दूषित खुले रखे फल या सब्जियों को बिना पकाए या बिना उबाले नहीं सेवन करना चाहिए। हमेशा उसके पका के, यानी कि दूध में देखिए मैंने अभी भी आप लोगों ने पढ़ा कि दूध में इसके जीवाणु बहुत तेज़ी से फैलते हैं, तो कभी भी ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। उसको थोड़ा से आप गर्म कर लीजिए, उसके बाद गर्म करने के बाद ठंडा करने के बाद आप दूध पी सकते हैं। तो बिल्कुल उबाल कर दूध को पीना चाहिए। कोई भी चीज़ हो उसको खुला नहीं रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। अगर आप कोई सब्जी खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं तो उसको हल्का से उसको धुल लीजिए फल को, और सब्जी खा रहे हैं तो उसको पका लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो है यहाँ पे, ठीक, ध्यान रहे कि पीने का पानी नगर निगम द्वारा लाए गए नलों, साफ हैंड पंपों और साफ कुओं से ही लिया जाए। उबाला हुआ जल हमेशा ही अच्छा होता है, अतः महामारी के दौरान पीने से पूर्व जल को अवश्य उबाल लेना चाहिए। घरों में जल को सदैव ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, व्यवहारिक है ये, आपके बिल्कुल व्यवहारिक पॉइंट है। आप लोग छोटी इसको रटने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लीजिए, बिल्कुल व्यवहारिक है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लोगे, मैं जो कह रही हूँ, अगर आप पूरी वीडियो को एक बार पूरी शांति मन से सुन लेते हैं तो बिल्कुल आपको ये रट जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक बार आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आप बोर्ड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये मेरी तरफ से आपकी गारंटी। ओके, चलिए अब आगे हम लोग क्या देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे रोग का उपचार हम लोग कैसे करें। अभी तक तो हम लोग उपाय देखे थे ना कि कैसे हम उससे बच सकते हैं। अगर मान लीजिए अब किसी को रोग हो जाता है तो रोग होने के बाद हम लोग कैसे उसका उपचार करेंगे, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया, हैजा के लक्षण प्रकट होते ही तुरंत उसके उपचार का उपाय करना चाहिए। ठीक है, हमको कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। जैसे कि हैजा होने पर तुरंत ही चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, उपचार प्रारंभ कर देनी चाहिए। उपचार में विलंब घातक हो सकता है। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि अगर हम लोग तुरंत उपचार नहीं कराते हैं तो 24 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए अगर लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा से सलाह लें और जैसा वो उपचार बता रहे हैं बिल्कुल उपचार करना चाहिए। ठीक है, रोग के प्रारंभिक लक्षण होते ही रोगी को प्याज प्याज का रस अथवा अमृत धारा देना चाहिए। अमृत धारा आप लोग का ORS का घोल आता है, ठीक है, तो उसको देना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट आप लोग देख लीजिए। अगला पॉइंट आपका जो है
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रोगी को खाना देना बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से, उनको हल्का खाना। उसके स्थान पर चूने के पानी अथवा नींबू के रस को जल में उबाल देना चाहिए। यह ध्यान रहे कि रोगी के शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, इसके लिए उबले हुए पानी को ठंडा करके रोगी को निरंतर देते रहना चाहिए, क्योंकि उसको बार बार वोमिटिंग आती है, उसके साथ भी पानी, पतला दस्त होता है उसके साथ भी पानी निकलता है। तो बार बार पानी, हर जगह पे पानी निकल रहा है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो उसी को निर्जलीकरण कहा जाता है, यानी कि शरीर में पानी के कम होने को ही निर्जलीकरण कहा जाता है। तो शरीर में निर्जलीकरण ना होने पाए, इसके लिए आप लोग ORS का घोल या चीनी, नमक का पानी, चूने पानी का नमक, ठीक, सॉरी चूने के पानी, नींबू का रस आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट आपका जो है इसमें देख लीजिए, देखिए, रोग ठीक होने पर रोगी को संतरे का रस, वाले वाटर यानी कि उबले हुए जो होते हैं वाले वाटर, और फटे हुए दूध का पानी बहुत ही पौष्टिक होता है, मट्ठा आदि देना चाहिए। जब रोगी इन चीज़ों को अच्छी तरह हजम कर ले तब उसे दाल का पानी, तरकारी का सूप, तरकारी हरी सब्जियों का, ठीक, चावल का पानी, रोटी का ऊपरी हिस्सा, पतली दाल आदि देना चाहिए। पचने की क्षमता विकसित हो जाने के बाद थोड़ा हल्का खाना देना चाहिए। घनिष्ठ भोजन, घनिष्ठ का मतलब मिसाले वाले भोजन नहीं देना चाहिए, इससे रोगी की दशा बिगड़ सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका जो है ये कह रहा है कि रोगी को पर्याप्त विश्राम करना चाहिए। ठीक, तो आपका ये हैजा था। मैंने हैजा को पूरी तरह से आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपके अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसमें 2-3 पॉइंट आपके ज़रूरी हैं, उसको याद कर लीजिएगा कि ये जल द्वारा फैलने वाला रोग है, किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो विब्रो कॉलेरा रोगाणु द्वारा फैलता है। इसकी आकार कैसी होती है, तो ये लहराता हुआ एक जीवाणु होता है, इसे हम नंग आँखों से नहीं देख सकते हैं। किसके माध्यम से फैलता है, तो देखा जाए तो सबसे बड़ी वाहक इसके जो होती हैं वो होती हैं मक्खियाँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बस ऐसे ही जनरली आप व्यवहारिक रूप में इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए। हाँ, टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे रीना मैम के नाम से हमारा चैनल चलता है, टू द पॉइंट रीना मैम, तो डालेंगे आपको मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, अगली वीडियो में इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे फिर मिलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे म्यादी बुखार यानी टाइफाइड। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।